ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। सबसे पहले मैं मेरे किसान भाइयों को सादर नमस्कार करता हूं और उनकी सम्मान में एक बहुत सुंदर सी कविता जो हमने अभी स्पेशली बनाई है इस प्रोग्राम के लिए, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है, हर चीज में जहर लगता है। सोचो सोचो क्या खाएं क्या ना खाएं, रसायनों से और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं, तो जैविक ही बोएं और जैविक ही खाएं। और आप सबको इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से आज हम सब जो है अपने इस मुहिम में सफल होंगे और उनकी बहुत बड़ी रोल है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक सेंटेंस के माध्यम से कि केमिकल फार्मिंग की उम्र अगर हम बात करें तो 100 साल से ज्यादा नहीं है। पहले हमारी जैविक खेती ही हुआ करती थी, बाद में परिस्थितियों के हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो सब चीजें हुई, लेकिन जैविक खेती का अपना महत्व अब पहले भी था और अब भी है। और पेंडेमिक में खासतौर पर इसका एहसास हम सबको हो चुका है कि अगर हम जैविक तरीके से खेती करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारा जो उत्पाद होता है, ना तो केवल एक्सपोर्ट के लिए बल्कि हमें खुद सबके खाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक छोटी सी और एक जो हमारे किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि अपनी खेती, अपना खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, स्वावलंबन जो होता था हमारा खुद का होता था। हम डिपेंड नहीं होते थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे, क्योंकि हमारा खुद का बीज होता था, खुद की खाद होती थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो खेती का बैकबोन होता है, वो ऑर्गेनिक इनपुट्स में ही मिलता है। तो इसलिए इसको सात्विक खेती भी हम कह सकते हैं। और एक छोटा सा और मेरा कहना यह है कि एक शास्त्रों का जो वचन है, कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब है, और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। इसलिए हमें वृक्ष यानी फलों वृक्षों का रोपण करना चाहिए अधिक से अधिक, क्योंकि आपको पता है इन्हीं वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और इसकी इंपॉर्टेंस हमने पेंडिंग में समझ ली है। तो इसीलिए मैंने छोटा सा किया है। और मैं कुछ भारत के जो हमारे सनातन धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऋषि मुनि रहे हैं, एक्चुअली वो वैज्ञानिक ही थे, जिन्होंने काफी अध्ययन करने के बाद में इन सब चीजों को हम सब लोगों के लिए लाए थे वो, ताकि हमारा जीवन उद्धार हो सके। जैसे घर पर हमें कौन से पौधे लगाना चाहिए थे, इसमें चरक ऋषि ने कहा था कि आपको घर में अड़ूसा, अदरक, हल्दी, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा और पुदीना लगाना चाहिए। ये हम आसानी से किचन गार्डनिंग में हम बताते हैं, और रूफटॉप गार्डनिंग में भी यही पौधों के लिए हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेली नीड है हमें। खास तौर पे जो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे धनिया है, मिर्ची है, टमाटर है, इनको खरीदने के लिए जाना नहीं चाहिए। इनके लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे हम जिम जाते हैं उस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी तरह से हमारे विद्यालय होते हैं, उसमें ऋषि संदीपनी का डेडिकेशन है, ये उनको हम डेडिकेट करते हुए बताना चाहते हैं आपको कि कदम, पारिजात, अमलतास, आंवला, विद्या, मीठी नीम, मधुगामिनी, ये सब इस तरह के जो पौधे हैं ये हमें अपने विद्यालयों में लगाना चाहिए। ठीक हमारी जो खेतों की मेड़ होती है जिसमें कचरा उगता है, कुछ भी नहीं हम लोग लगाते, उन सभी मेड़ों पर आपको जमदग्नि ऋषि के लिए हम डेडिकेट करते हुए बता रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में इन्होंने बताया है कि सहजन, मुनगा, जो हमारे पेट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए वरदान है, उसको हमें लगाना चाहिए। फिर अंजन है, शीशम है, अरीठा है, जामुन, आपको मालूम है कि जामुन की गुठली जो है वो हमारी डायबिटीज के लिए कितना महत्व रखती है। इधर सीताफल, माता सीता का फल, सीताफल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उपयोगी, हमारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमें चाहिए। फिर इसी तरह से हमारे जो देवालय होते हैं, जिनको हमारे जो हमें कहते हैं कि ये जो हम जहाँ हमारे धार्मिक स्थान होते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहां पर हमें पीपल, पलाश, पाकड़, बरगद, कूलर, बेलपत्र, जो कि हमेशा 24 घंटे हमको ये ऑक्सीजन देते रहते हैं, तो इनको लगाना चाहिए। और इसी तरह से जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, जो हमारे जहां पर हमारे बड़े बड़े 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 8 लाइन्स चलती हैं, वहां पे हमें बड़े ऐसे पौधे लगाना चाहिए जैसे नीम है, इमली है, खैर है, गूगल है, अशोक भी लगा सकते हैं, करंज है, बबूल है, और बांस भी हम इनको हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर, पहाड़ी मार्गों पर, और इनको हम लगा सकते हैं, खासतौर पर जहाँ पानी नहीं रुकता है।
तो ये इम्पोर्टेंट, तो ये मेरा जस्ट आप सब लोगों को वो था। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हम आज क्यों जैविक खेती की बात कर रहे हैं, क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, व्हाई। इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल फार्मिंग के विरोधी हैं, लेकिन केमिकल के जो भी बहुत सारे जो ड्रॉबैक हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, सॉइल की स्थिति जो हो रही है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान की अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें हम, तो बहुत सारे राज्यों में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड एंड मतलब इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, मैंने कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से पेस्टिसाइड की तो ये स्थिति है कि उनको 2 ml डालना चाहिए, वो 10 ml डाल देते हैं, कभी कभी 20 ml कर देते हैं। तो ये नहीं सोचते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे माइक्रोफ्लोरा पर, हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, हमारे जो जो हमारे बेनिफिशियल क्रीचर होते हैं, उनका सबका क्या होगा। तो इसी वजह से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना चाहिए, जाना होगा धीरे धीरे। और इसीलिए आज के समय में आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ गए हैं, जैसे सिक्किम जैसा एक छोटा सा हमारा जो राज्य है, जिसमें कुछ भी नहीं, हम कहते हैं कि वो वन ऑफ द सिस्टर स्टेट्स में से आता है, 7 सिस्टर स्टेट्स में, इट इज ए ब्रदर। तो उन्होंने एक डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़े और ये संकल्प लिया, और वहां पर एक्ट लेके आ गए कि यहाँ पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बेच सकेगा और ना ही कोई शॉप होगी। नाउ दे आर वेरी मच सक्सेसफुल एंड दे हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनिक स्टेट। इसके बाद फिर दूसरे और भी राज्य भी आगे आ रहे हैं। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि जो हमारी एक जो स्कीम है भारत सरकार की, परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में बहुत सारे अभी स्टेट आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, और भी अभी लद्दाख में भी इसका इनिशिएशन हो चुका है। तो ये सब चल रहा है हमारी मिनिस्ट्री में, आईएनएम डिवीजन में इसका काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारे अथॉरिटीज के द्वारा, स्पेशली ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएनएम के द्वारा, और डायरेक्टर एनसीएफ, और हमारे जो एडवाइजर हैं डॉक्टर यादव, वो सब इसमें लार्ज एरिया में काफी अच्छा इंटरेस्ट के साथ में अभी मोटिवेट भी कर रहे हैं सारे स्टेट्स को। तो दिस इज व्हाट इज माय सबमिशन, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो जैविक खेती के जुड़े हुए लोग हैं, जिनको जैविक खेती में आगे बढ़ना है, तो उन सब के लिए बहुत गुड न्यूज है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स को भी कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को बैन जिनको करना है, उन पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि वो सब जहर जो है अल्टीमेटली सॉइल के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे जानवरों के शरीर में जाते हैं, और पूरी इन्वायरमेंट सिस्टम डैमेज होता है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी है, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारे नगड़ जी भी आ गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें जैविक खेती करना चाहिए। दूसरी बात, जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, जहां हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, तो आपको देखो, हमें हर चीज के लिए बाजार से हमारा किसान जुड़ा रहता है। वो अभी हाइब्रिड सीड्स लाता है, फिर खत्म, वो हाइब्रिड सीड को दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, फिर से परचेज करना होता है कंपनी से। तो हमारी जो जैविक खेती होती है, उसमें प्राकृतिक और नेटिव सीड्स का हम प्रयोग करते हैं, और बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन भी नहीं होता, इसलिए जीएमओ को हम अलाउ नहीं करते। तो फॉर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट। देन आप अगर बात करें कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो जैविक खेती के माध्यम से बहुत कम होता है, और उसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा इस ऑर्गेनिक एक्सपो के माध्यम से, कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम मोनोक्रॉपिंग नहीं करेंगे, उसमें मल्टी क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, जिसमें सभी तरह के हम कंपोनेंट्स को लेते हैं। उसमें हार्टिकल्चर के भी पौधे हम लगाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो लगाते हैं। फिर हम उसके साथ में दूसरी हमारी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, इन सबको लेते हैं कॉम्बिनेशन के साथ में। इवन फ्लोरिकल्चर को भी हम लेते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट्स को भी लेते हैं बॉर्डर पे, और जो बफर जोन बनाते हैं उसमें इस तरह की चीजें हम करते हैं। उसमें बर्ड कल्चर भी लगाते हैं, जिनमें हमारे जो पक्षी हैं जो बैठते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट का, जो पैसे जो हानिकारक होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, और प्राकृतिक तरीके से जब हम कुछ चीज ग्रो करते हैं, तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग होती है। और इसका आपका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, आपने अभी महसूस किया है, जो हम पेंडेमिक में, हमारा भारत देश अभी पेंडेमिक में, अभी हम तो ये कह रहे हैं कि थर्ड लेयर में भी देखिए आप, ये स्थिति बन रही है। तो आपने महसूस किया होगा कि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी बड़ी डिमांड बढ़ गई है। लोगों को समझ में आ गया है, हमारे डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड करना शुरू कर दिया है कि भाई आप
पेस्टिसाइड्स का यूज करने वाले या जो केमिकल वाले जो ग्रेन्स हैं उसकी जगह में आप ऑर्गेनिक और न्यूट्रिटिव जो वैल्यू होती है जिनकी, उनको खाएं और उनसे अपना, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए ड्रम स्टिक की डिमांड बढ़ गई है। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जैसे ड्रैगन फ्रूट्स हैं और आपके ये जो पपाया है, इन सब का अधिक से अधिक जो नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं। मैं तो 2-4 फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे सीताफल में कभी कोई केमिकल नहीं डालता, तो सीताफल इज 100% ऑर्गेनिक। इस ड्रम स्टिक में भी कोई केमिकल नहीं डालता, दैट इज आल्सो ऑर्गेनिक। तो ऐसे बहुत सारी फसलें हैं हमारी जिनमें हम लोग अभी भी कोई केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए वरदान है। तो आपकी जो टू प्रोड्यूस आर हेल्दी एंड एक्ट एज इम्यूनिटी बूस्टर, वो कहाँ से मिलेंगे? वो हमको जैविक खेती के माध्यम से ही मिलेंगे। इसीलिए हमें जैविक खेती करना चाहिए और आज के समय में इसकी हमारी बहुत आवश्यकता है। अब मैं आपको बता अभी मैं आपको हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में है जिसमें हम काम करते हैं, जिसका एनसीओप जिसका नाम है, और अभी आरसीओप में जैसे इधर है, तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे हम आपको कि ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है जिसका हेडक्वार्टर एनसीओप गाजियाबाद में है, और उसके रीजनल लगभग 9 सेंटर्स हैं जो पूरी कंट्री में है, अलग अलग स्थानों में है। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, महाराष्ट्र में नागपुर में है, फिर गुजरात में गांधीनगर में भी है, और बेंगलोर में है, और पंचकुला में है, और आपका जो है इम्फाल मणिपुर में है, जहाँ से 7 सिस्टर स्कूल देखते हैं। और खास तौर पर एक इम्पोर्टेंट सेंटर हमारा जो एक भुवनेश्वर में भी है, जहाँ पर पूरा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को देखते हैं। हम जबलपुर के सेंटर के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखते हैं, और ठीक इसी तरह से जो नागपुर का सेंटर है उसके माध्यम से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा को देखा जाता है। तो ऐसा पूरी कंट्री का इस तरह का नेटवर्किंग है जहाँ पर हमारे कलीग्स बैठते हैं जो इंचार्ज हैं, और दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी वेल। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा हम शेयर करेंगे यहाँ पर इस मौके पर, कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है। जैविक खेती का जो सेंटर है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या काम कर रहा है, तो मैं बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। भारत सरकार का ये सेंटर जो है, जो जैविक खेती के लिए करीब पिछले 40 साल से लगभग इसमें काम चल रहा है। 1987-88 से हमारे सेंटर शुरू हुए थे, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर ने कल हमारे सेंटर में विजिट किया था, डॉक्टर एलन वर्मा। ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ NBDC, उस समय हमारा इस सेंटर का नाम था, दैट इज नोन एज नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, जो 2004 में उसका नाम चेंज किया गया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वर्ट हुआ जब हमारे डॉक्टर पी भट्टाचार्य हुआ करते थे उनके समय में। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी इसकी हिस्ट्री है कि कैसे इसने जन्म लिया, और हम आपको बताना चाहेंगे कि वी आर actually transferring the technology, organic farming technology to the farming community directly through state government. एक है टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग अप ऑल दी स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे किसान भाई मुख्य होते हैं। उनके खेतों में हमारे सेंटर के ऑफिसर्स जाके डेमोन्स्ट्रेशन लेआउट करते हैं, 1 डे प्रोग्राम होता है, फार्मा फेयर भी करते हैं, फिर हम लोगों को 2 डेज का भी प्रोग्राम देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों या हार्टिकल्चर के हों, उन सबको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल की ट्रेनिंग होती है। फिर स्टूडेंट्स जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो होते हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम विशेष रूप से 30 डेज की भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। देन टेस्टिंग का जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो हमारी ये सारी जगह जहां जहां हमारी लेबोरेटरीज हैं, जैसे जो भी जितने सेंटर हैं उनमें कुछ नए सेंटरों को छोड़ दें तो बाकी सब जगह टेस्टिंग का काम अभी चल रहा है। जो हमारा भारत सरकार का एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है 1985 में, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट मानते हैं, उसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक इनपुट्स का और बायो फर्टिलाइजर की टेस्टिंग करते हैं, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। तो जो भी इनपुट्स होते हैं जो फार्मर के खेतों में जाएं, तो उनको जाने के पहले उनकी क्वालिटी चेक की जानी चाहिए, जब भी वो वहाँ यूज करें। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन का जो हम लोग काम करते हैं, उसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम बोलते हैं PGS इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो बाय द फार्मर्स फॉर द फार्मर्स। तो उसमें किसानों को ही हम पार्टिसिपेशन कराते हुए उनके माध्यम से, उन्हीं के लोगों के द्वारा, और उन्हीं का ग्रुप बनाया जाता है, उन्हीं का एक
जो लीड रिसोर्स पर्सन होता है उन्हीं से हम लोग लेते हैं, और फिर उसमें कुछ हमारी जो रीजनल काउंसिल्स होती हैं और जो सर्टिफिकेशन का काम करती हैं उनको लेके, और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके पास सारा कुछ नॉलेज होता है कि किस तरह से कैसे यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी को, उन सबको लेके, यानी फैसिलिटेटिंग एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये सब मिलके एक पीजीएस इंडिया का प्रोग्राम चलाते हैं। इसको परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से पूरा फंड दिया जाता है, किसान को सर्टिफिकेशन में 1 रुपए भी खर्च नहीं होता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनको आपको मैं बताना चाहूंगा कि परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा मतलब लगभग 1 हेक्टेयर में, जिसको हम बोलेंगे 2.5 एकड़ में 50,000 रुपए का हम उसमें प्रोविजन है, प्रावधान है, जिससे किसान चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि उसी रेट में हो जाएगा, तो 500 बोला है, 450 500 हो गया, तो हमने करना अरे नहीं, ऐसा नहीं, 800 है। किसी को वो कर दीजिए, कौन किसी का माइक अनम्यूट हो गया है? पूजा जी? यस सर। किसका अनम्यूट हो गया था? चलिए, ओके। तो ये मैं आपको मैं जो बता रहा था, इसके आगे हम लोग सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो हमारे रीजनल सेंटर और एनसीओ का एक पीजीएस इंडिया का इसके लिए एक अलग से सेल बनाया गया है, जिसमें हमारे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ देख रहे हैं, स्पेशली इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दे विल सॉर्ट आउट विद द हेल्प ऑफ एनआईसी एंड अदर रिसोर्स पर्संस। देन डेवलपमेंट ऑफ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में भी हम लोगों ने इनिशिएशन लिया है। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट, जैसे हम जब भुवनेश्वर में थे तो वहाँ पर राइस, जो हमारा आईसीआर का एनआरआई कटक है, उसके साइंटिस्ट के साथ जुड़ के हम लोगों ने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी डेवलप की है, और कोकोनट बोर्ड के साथ कोकोनट बोर्ड का किया है। इसी तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी बहुत अच्छा एक अच्छा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का काम हम लोगों ने नट सेल में किया है, क्योंकि ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बहुत लंबी समय की होती है, लेकिन उसको हमारा एक जैसे 30 डेज का प्रोग्राम में जो सारे हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके साथ मिलके कि क्या हम लोग कैसे हाउ वी कैन रिप्लेस द केमिकल्स विद द ऑर्गेनिक इनपुट्स, तो उसमें इंटेक्शन करके काफी बड़ा इंटेक्शन होता था, उसमें डायरेक्ट एक्सटेंशन सबको लेके फिर उसको हम लोगों ने किसानों के लिए बहुत शॉर्ट में, जो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना टू द पॉइंट बनाया गया है, वो हमारी इस वेबसाइट में जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसमें ऑलरेडी उपलब्ध है, आप सब लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जब पीजीएस इंडिया का जो काम चल रहा था, उसमें इनिशियली जब कोई चीज बनती है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कहीं कहीं पर कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ कमियां थी, तो उसको अभी रिसेंटली इन द पेंडेमिक टाइम आल्सो ये अभी रिवाइज किया गया बहुत ही मई जून में, और इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी डॉक्टर नीरजा एडिडम है मैम, नीरजा एडिडम है मैम, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने इनके ही माध्यम से, इन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा 3/5/2021 को, मैंने 3 मई को ये अभी इसका पोर्टल को रिवाइज करके इसको लॉन्च किया गया। तो क्या स्टेटस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि मैडम ने काफी अच्छा चेंजेस किया है उनके मार्गदर्शन में, और आप पाएंगे कि काफी अच्छा ग्रुप्स को आप देख सकते हैं, कितने फार्मर्स अप्रूव्ड हैं, कितने नॉट अप्रूव्ड हैं, आपको क्लियर कट दिखा, सर्टिफिकेट कितने जनरेट हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक। और टोटल जो है वो आपको सारा कुछ एरिया कितना है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 7,32,570.56 हेक्टेयर हमारा टोटल एरिया इसमें दिखाया गया है। ये अभी जस्ट जुलाई की रिपोर्ट है जो रिसेंट है। फिर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टोटल अप्रूव्ड फार्मर्स जो हैं, आप ग्रुप्स देख लीजिए पहले, ग्रुप जो हैं इसके 4,01,268 ये ग्रुप है इसमें, और जो इनिशियल सिंस इंसेप्शन की बात कर रहा हूँ, फिर इसमें काफी कुछ चेंजेस होते गए। तो ये हमारा लोगो आप देखेंगे, पीजीएस इंडिया जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें पीजीएस ग्रीन और पीजीएस ऑर्गेनिक के 2 लोगो होते हैं। जो फर्स्ट ईयर जो होता है वो पीजीएस ग्रीन होता है, फिर इसके बाद में जब उसका 3rd ईयर में जब पहुंचते हैं तो पीजीएस ऑर्गेनिक हो जाता है। ऐसे C1 C2 C3 उसमें ऑटोमेटिकली जैसे थर्ड पार्टी में होता है वैसे जनरेट होते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल पीजीएस इंडिया का ही नहीं, आपको थर्ड पार्टी का भी जिक्र करूंगा, खासतौर पर 2 राज्यों का जिनको हम यहाँ से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो स्टेटस ऑफ पीजीएस इंडिया जो रिसेंटली आफ्टर जो हमारा जो शिफ्टिंग अभी जो रिवाइव किया है, जस्ट चेंज करने के बाद में एक्टिव आरसी अभी जो रिसेंटली है वो 51 है, और
जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने स्क्रीन आउट किया हुआ है बाय देयर प्रेजेंटेशन एंड देयर एक्टिविटीज आफ्टर मॉनिटरिंग, तो ये देखेंगे कि अब 47 जो हैं वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और टोटल ग्रुप जो है उसमें 41,268 है और जो अप्रूव्ड फार्मर्स हैं वो आप देखेंगे 11,33,251 है और नॉट अप्रूव्ड है 19,102 और टोटल जो है आप देखेंगे कि 11,52,353। तो टोटल सर्टिफिकेट कितने जनरेट हुए हैं जो एक्टिव हैं वो आप देख सकते हैं कि 10,87,630 और आप देखेंगे कि टोटल जो होता है इन सबका जो एक्सपायर्ड हो गए अगर उनको भी जोड़ दें तो 23,40,344 होते हैं। इसी तरह से एरिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है जो 7 जुलाई का जो लेटेस्ट डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर जो है 7,32,570.56 हेक्टेयर है। आगे चलते हैं हम आपको बताने के लिए जो हमारा मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। एक्चुअली जैविक खेती में किसान भाई ऑर्गेनिक तो कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग की समस्या आती है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल बनाया है और आप देखेंगे कि रसायन मुक्त खेती के नाम से आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा जो है, अगर आप www.jaivikkheti.in पर जाएंगे गूगल में तो यू विल गेट दी सच टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट पोर्टल जहां पर बहुत सारा लिटरेचर है, जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप वहां पर एज ए ट्रेडर भी आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एज ए फार्मर भी आप, प्रोड्यूसर भी आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और इसके लिए एक पर्टिकुलर एक एजेंसी को भारत सरकार ने डिप्यूट किया है इस पर्पस के लिए और दे आर वर्किंग फॉर दैट। सो आपको मैं आगे ले चलता हूँ कि जो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड फीस वगैरह है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है पोर्शन में आपको बताना चाह रहा हूँ और इसमें सबसे खास बात ये है कि जो हमारी ये जो पीजीएस इंडिया की जो पहले पुरानी जो वो थी पोर्टल उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स डाल दिए गए हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर डाला है जिसमें मैं ज्यादा आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो रेड उससे किया है, तो लार्ज एरिया आर paid services and necessary fees shall be paid by the users as per the decision of NEC as revised from time to time and as agreed between the regional councils and local groups and other operators। But इसमें खास बात ये होती है कि पूरा का पूरा विलेज, पूरा का पूरा आइलैंड आपका जो है वो सर्टिफाई हो जाता है और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश में भी हमने इनिशिएटिव अभी लिया है। आप यहाँ की जो खासतौर पर छत्तीसगढ़ के एपीसी हैं उन्होंने भी इस पे इनिशिएटिव लिया है, अभी उन पे चर्चा चल रही है। तो यहाँ के बहुत सारे जैसे हमारे कुछ एरियाज हैं, बस्तर का एरिया है और भी बहुत सारा ऐसा एरिया है, दुर्ग का है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पर आज भी कोई केमिकल नहीं डालता। तो वो एरिया दैट इंटायर एरिया कैन बी आई मीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक एरिया अंडर दिस स्कीम और सिंगल फार्मर को भी हमने इसमें सर्टिफाई कर सकते हैं, इसका प्रोविजन आ गया है। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी मंडा डिंडोरी और इस तरह के बहुत सारा एरिया है झाबुआ तरफ का जहां पर केमिकल फार्मिंग, केमिकल का प्रयोग लोग कम से कम करते हैं। तो दैट इज आल्सो कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक। सो उस पर प्रोसेस चल रही है, अभी अथॉरिटीज के साथ बात हो रही है। भारत सरकार का क्षेत्रीय जैविक केंद्र जबलपुर, हम इसको काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं इसके लिए। अभी थोड़ा सा पैंडेमिक सिचुएशन जैसी भी ठीक होती है तो हम अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ मिलके और उनको ये एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चाहेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा मार्केट उनके प्रोड्यूस का मिले और अच्छा प्राइस मिले। और उसमें हम क्या और कर सकते हैं जो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी प्लानिंग है। अभी हमारे बीच में यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जैसे बसंत विस्कर साहब हैं और जो लोग केमिकल फार्मिंग से छोड़कर ऑर्गेनिक आ गए हैं, वो सब प्रयास चल रहा है हमारा। जैसे ये हमारे दगड़ जी हैं जो यहाँ पर अभी स्टेट बैंक का एक ग्रुप है, तो इन्होंने प्रयास किया है। तो ये छोटे छोटे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मैं बेसिक पॉइंट पे बताना चाहता हूँ। ये अभी पीजीएस नेट में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है, इसमें इंडिविजुअल फार्मर भी आ सकता है। फिर हम लोगों ने इसमें प्रोसेसर्स और हैंडलर्स को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इंक्लूड कर दिया। देन एसओपी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दीज आर न्यू फीचर्स जो इसमें हमने अभी हम लोगों ने इसमें डाल दिए गए और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। तो इस तरह से जो है ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्लाइड के माध्यम से, दैट यू कैन गो। अभी पीजीएस इंडिया की स्पेशल एक सेल बन गई है जो हमारे इंस्टीट्यूट में रहेगी और इस पे काम चल रहा है स्पेशली। और इसके अलावा जो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे न्यू एप्लीकेशन जैसे ऑफ फॉर्म प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग शुरू कर दिया है और
यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स को भी जोड़ दिया है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी ऐड कर दी गई हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स इंक्लूडेड इन दिस न्यू पोर्टल। ये इस तरह से आपको दिखेगा, रसायन मुक्त भारत। इस पे जाएंगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा। ये जैविक खेती का जो है, आपको ऑलरेडी मैंने इसमें दिखाया www.jaivikkheti.in। और इसमें हम आपको टोटल कितने फार्मर रजिस्टर्ड हुए हैं, जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर पोर्टल को बनाया गया है, और इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। MSTC इस पे काम कर रही है। तो अगर आप देखेंगे पूरी कंट्री का, तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड इज लीडिंग बाय, आफ्टर फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मैं काफी मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो आगे जाए मुझे, परंतु थोड़ा सा इस बात में थोड़ा मुझे कभी कभी है कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे अभी प्रॉपर मॉनिटरिंग, और इवन अभी इनकी आज इनका RC सिलेक्शन का कुछ प्रोविजन चल रहा है, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मध्य प्रदेश सरकार थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव और ले तो वो बहुत अच्छा कर सकती है, काफी पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में। तो ये मेरी सोच है। और आई रिक्वेस्टेड इवन दी agriculture director personally to please make a organic cell in the Directorate of Agriculture at Bhopal। और इसी तरह से पर छत्तीसगढ़ का कोई जवाब नहीं है। दे आर डूइंग वेरी वेल। उनकी जो एक बहुत अच्छी योजना है, वो उसमें खास तौर पर वो फार्मर से इवन गोबर भी परचेस करना शुरू किया है। दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। तो वो बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अभी काफी इस पे जोर पकड़ रहा है। लगभग टोटल 27,780 फार्मर रजिस्टर्स हैं छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में अभी भी 47,392 फार्मर्स हैं। लेकिन इन सबको थोड़ा और मोटिवेट करने की जरूरत है। दिस इज एज पर माय व्यू इज कंसर्न। अब आपको मैं थोड़ा सा ये थर्ड पार्टी का भी ले जाना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी में टोटल एरिया कितना है, और वाइल्ड जो होता है, जंगली जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे शहद वगैरह है, उस सब का भी इसमें कितना एरिया है, तो टोटल एरिया कितना है, फार्म प्रोडक्शन कितना है मेट्रिक टन में, वाइल्ड हार्वेस्ट कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, ये सब आपको क्लियर हो रहा है स्लाइड के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि कल्टीवेटेड एरिया ऑर्गेनिक एंड इन कन्वर्जन जो ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं लेकिन प्रोसेस में है, उन सबको अगर हम जोड़ दें तो 26,57,898.33 हेक्टेयर एरिया है, जो टोटल ऑर्गेनिक और इन कन्वर्जन को जोड़कर है। फिर वाइल्ड हार्वेस्ट एरिया भी इसी तरह से आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसमें कुछ करना नहीं होता, जंगल में जो प्रोड्यूस है उसको लेके आते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। उसका है 16,81,295.6 जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी जो पोर्टल के माध्यम से अपना जैसा ही रहेगा इस ऑर्डर के रेफरेंस में ऐसे टेबल बना के दे देंगे अपन। मैडम फिर देख लीजिए जरा, ये किसी का अनम्यूट कर दीजिए। और फार्म प्रोडक्शन है, देन इसके अलावा आप देखेंगे वाइल्ड हार्वेस्ट प्रोडक्शन है 27,808, और फार्म प्रोडक्शन का है वो 26,68,991.98 मेट्रिक टन जो टोटल प्रोडक्शन है। इसी तरह से हम अगर थर्ड पार्टी की बात करें, ऑपरेटर्स हैं तो इंडिविजुअल फार्म प्रोड्यूसर हैं वो 3,0495, और ICS ग्रुप जो है वो 4,781 है, टोटल प्रोसेसर जो है 1703 है, टोटल ट्रेडर्स हैं 745 है, वाइल्ड ऑपरेटर्स हैं 71 है, इसमें टोटल कलेक्टर्स हैं 8,724, एंड टोटल ऑपरेटर्स जो हैं 10,795, और टोटल फार्मर्स जो हैं वो 15,99,010। तो ये है स्टेटस। और आपको मैं आगे ले चलता हूँ। एक्सपोर्ट्स की हम अगर बात करते हैं तो जस्ट रिसेंट जो एक्सपोर्ट किया था 1920 का जो डाटा है जो अपेटा के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, उसमें 8,88,197 79.68 मेट्रिक टन है जो टोटल एक्सपोर्ट क्वांटिटी थी। टोटल एक्सपोर्ट जिसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 70,07,849.52 लाख है, और अगर हम इसको फॉरेन कंट्री का डॉलर के उसमें अगर कैलकुलेट करें तो 1040.95 ये US डॉलर के हिसाब से बनता है। टोटल एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर भी हमने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसमें मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का एरिया जो है 2015-16 से आप देख सकते हैं, और 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का ये स्टेटस है। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये दोनों स्टेट का है, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश थोड़ा आगे चल रहा है, इससे छत्तीसगढ़ भी उसको लेके, और काफी मुझे संभावनाएं दिखती हैं छत्तीसगढ़ में। फिर
स्टेट वाइड ऑर्गेनिक वाइल्ड कलेक्शन एंड फार्म प्रोडक्शन इन 2020 एंड 21 का आप देखेंगे तो एमपी का जो है वो वाइल्ड कलेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कितना है हेक्टेयर में वो देख रहे हैं, कन्वर्सन प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन ये है। छत्तीसगढ़ का भी आप इस तरह से देख सकते हो, टोटल प्रोडक्शन थोड़ा छत्तीसगढ़ का थोड़ा कम है यहाँ 20,630, जबकि मध्य प्रदेश का है वो 13,91,95.93 है। डाटा तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा इसमें और भी पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में जो अभी इस पे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी क्या उनका और लेटेस्ट स्टेटस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें 152.05 लाख हेक्टेयर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, और हाईएस्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया जो है 12.28 लाख हेक्टेयर इसमें इनका है, जिसमें लगभग जो है 1.61 लाख हेक्टेयर हमारे पीजीएस इंडिया का है, और बाकी जो है वो अपेडा के माध्यम से यानी थर्ड पार्टी का है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट जो किया था 1920 में, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 3,51,814 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वैल्यू थी करोड़ में 1670.2। तो ये स्टेटस है। मध्य प्रदेश इज नो डाउट इज ए लीडिंग स्टेट, बट इसको काफी मोटिवेशन की जरूरत है, और हायर लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए टाइम टू टाइम। जो भी अभी पेंडेमिक की वजह से काफी कुछ थोड़ा सा पेंडेंसी हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू गेट द मॉनिटरिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट लेवल वेरी सून। और हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम चाहते हैं कि हाउ वी कैन हैंडल द फार्मर्स एंड ऑफिसर्स को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं यहाँ से रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट के द्वारा, कि अधिक से अधिक स्टेट को हम लोग सपोर्ट कर सकें। परंतु बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, लोग प्रोग्राम की डेट्स नहीं मालूम चलती। तो मेरा ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव टू इंटीमेट वेल इन टाइम टू अस, सो दैट वी कैन आल्सो सेंड अवर साइंटिस्ट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, और उनको गाइड कर पाए, प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर पाए, तो ये जरूरी है। तो इस तरह से आपको ये मैं बताना चाह रहा था। ये दूसरा पीकेवाई का जो एरिया है जो मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं, और मध्य प्रदेश में जो है टोटल क्लस्टर जो इनको मिले हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में वो 3,728 हैं, जिनके लिए आज शायद वो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ भोपाल में, जिसमें वो रीजनल काउंसिल को और उनको सर्विस प्रोवाइडर को कुछ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन कल शाम को हमको दी गई थी, लेकिन थोड़ा अर्ली था। तो अभी इस प्रोसेस चल रही है मध्य प्रदेश में। फार्मर्स इन क्लस्टर्स जो आप देख सकते हैं 1,15,960 हैं। रजिस्ट्रेशन पीजीएस पोर्टल पे 1,15,960 है टोटल, और ये C1, C2, C3 का स्टेटस आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें। और जो मार्केटिंग ये लोग करते हैं वो मंडला ऑर्गेनिक के नाम से जबलपुर में भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है। ऐसे और भी वो हमने सजेस्ट किए हैं कि बहुत सारी प्राइम लोकेशंस में आउटलेट बनना चाहिए, और बहुत सारे हम इस तरह के ट्रेड फेयर्स भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, एंड इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन हैं जो मध्य स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हम लोग शेयर कर रहे हैं कि आगे चल के अभी पेंडेमिक जैसे भी हमारा खत्म होता है तो ऑफलाइन में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। और छत्तीसगढ़ का आप देख लीजिए, ये एक ऐसा स्टेट है जो मैं तो कहूंगा कि रियली ऑर्गेनिक की तरफ जा सकता है, और आई एम रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कि कम से कम एक पर्टिकुलर पैच को जहां वो एक ऐसा मॉडल देश के लिए डेवलप कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ की निगाहें हम लोग की तरफ हैं कि वो बहुत अच्छा एक मॉडल डेवलप करें। तो यहाँ पर एक राज्य पोषित भी जैविक खेती मिशन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत पहले 2013-14 से इनिशिएट किया गया है, और इसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना भी 2015-16 से चल रही है, जिसका स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्लस्टर्स जो है पीकेवाई में 1250 है, ऑर्गेनिक एरिया है 25,000 हेक्टेयर है। इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल पीजी स्टेटस और राज्य पोषित जो अलग अलग हैं इनका बहुत ही क्लियर कट आपको हमें डाटा शेयर कर रहा हूँ। दैट इज यू कैन सी दिस इज द टोटल। आप अगर आप देखें तो पीकेवाई का जो टोटल एरिया है वो 25,739, और राज्य पोषित जो जैविक खेती मिशन का एरिया है वो 24,950 है, जो अभी रिसेंट डाटा है आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। फिर जो इम्पोर्टेंट पोटेंशियल क्रॉप है छत्तीसगढ़ की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुगंधित धान है। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा के नाम से ही जानते हैं, और वहाँ बहुत अच्छी धान की खेती होती है, राइस बेल्ट है बहुत अच्छा। तो वहां पर जीरा फूल, जबा फूल, दुबरा, छत्तीसगढ़ सुगंधित, विष्णुभोग, ये बहुत विष्णुभोग का कुछ स्वाद ही कुछ अलग है,
और इसके अलावा जो है पतला धान, HMT, ब्लैक राइस, रेड राइस, जिंक राइस एंड सफारी MTU 1010, इस तरह की जो वेराइटीज हैं दे आर वेरी पॉपुलर एंड दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट आल्सो। और मैं अभी चाहूंगा कि पहले हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा हमारे फार्मर्स को, ज्यादा हमारे सिटीजन्स को पहले हम खिलाएं, बाद में हम तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। पहले हमारे अपने लोग स्वस्थ हों, पहले हमारे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो, देन वी शुड थिंक अबाउट अदर कंट्रीज। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसमें सुगंधित धान का एरिया PKY में कितना है और जैविक खेती मिशन का एरिया है, ये भी हमने आपको क्लियर कट बताने की कोशिश की है। पतला धान, देसी खान का भी एरिया आपको बताया हुआ है। मैं आपको टोटल प्रोडक्शन बता देता हूँ, एरिया इन हेक्टर अगर हम देखेंगे सुगंधित धान का छत्तीसगढ़ में, तो टोटल एरिया मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, 14,738 हेक्टर है। प्रोडक्शन जो है अगर हम कुंटल्स में बात करेंगे तो 3,28,672 कुंटल है सुगंधित धान का। पतला धान का इसी तरह से जो है एरिया है 12,586 और कुंटल में अगर प्रोडक्शन देखें तो 3,25,143। देसी का भी आप देखेंगे इसी तरह से ये स्टेटस है, इसमें लगभग एरिया जो है 1,018 टोटल प्रोडक्शन कुंटल में जो है 12,354। तो इस तरह का स्टेटस है ये छत्तीसगढ़ का। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सजेशंस भी हमने कुछ अपेडा को भी दिए हैं कुछ प्रोग्राम्स के माध्यम से कि अपेडा जो है वो थर्ड पार्टी और हमारे जो वेरी गुड, हमारा जो दोनों मिनिस्ट्री के जो हमारे जैसे हमारा अपेडा काम कर रहा है, यहाँ पर NCOP काम कर रहा है, तो ज्वाइन टुगेदर एंड हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर, तो इस पर भी काम चल रहा है। अगर हमारे PGS इंडिया के फार्मर अगर थर्ड पार्टी में जाना चाहें तो वो उनका जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाता है और इस तरह से वो आप कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट में भी जाना चाहते हैं, अगर हम बल्क में जाते हैं, फिर हम FPOs को भी लेके चल रहे हैं, तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है। देन पीरियडिकल रिवोल्यूशन जो होती है, जैसे CB होती है, थर्ड पार्टी में सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं, हमारे PGS इंडिया में रीजनल काउंसिल्स होते हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इन सबको लेके एक अच्छा सा हम लोग ज्वाइंट एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसानों को अधिक से अधिक हम सर्टिफाई कर सकें और उनकी मार्केटिंग के माध्यम उनकी अच्छी मार्केटिंग हो सके। तो इसके लिए एक छोटा सा हमारी कुछ जैसे आई एम जस्ट शेयरिंग सम ऑफ दी, जैसे क्या स्टडीज होना चाहिए, तो उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैविक खेती का जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से अमेजोन की तरह ये भी काम करता है। इसके माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम हम कर सकते हैं, आर्निक फेयर लगा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस लगा सकते हैं, ट्रेड फेयर लगा सकते हैं, जिनमें हम हमारे फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, आर्निक प्रोड्यूस है, उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। हम अभी जबलपुर में भी हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू कर दिया है कि कम से कम एक वीकली मंथली मार्केट को शुरू करेंगे कुछ पर्टिकुलर एरिया में। अभी इस पर कलेक्टर जबलपुर से बात की जाएगी और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी पेंडेमिक जस्ट थोड़ा हमें कुछ ऐसा लग रहा है, एक सिग्नल लग रहा है कि भगवान हम लोगों को बख्श देगा, तो हम सब इस फील्ड में थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ जाएंगे। तो डेडिकेटेड एंड ऑथराइज्ड पोर्टल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग काफी अच्छे कर रहे हैं कुछ लोग, जो दैट कैन आल्सो बी वेरी गुड sign up promotion of organic farming, and then export through APEDA certification bodies भी बहुत अच्छा उनको सपोर्ट हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि उनकी ट्रेडिंग मार्केटिंग हो सके। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जैविक खेती से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो हमारे किसान भाइयों का हम स्वागत करते हैं। और हमारे अभी आने वाले समय में बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग भी हमें करना शुरू करेंगे और आप सब लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।